सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो इन एसएस पार्ट 1 सिलेबस। हम लोग कवर कर रहे हैं पेपर 3 जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें हम लोग पॉइंट 8 तक सिलेबस कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉइंट 9 फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस एंड इट्स यूजेस। सो इसमें ये जो ड्राफ्टिंग एंड कम्युनिकेशन का पेपर था ये पहले एसएस पार्ट 1 में था, अभी इसको शिफ्ट कर दिया गया है एसएस पार्ट 2 में, बट स्टिल एसएस पार्ट 1 में फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया गया है पेपर 3 में। ओके, सो आपको पता है कि एसएस पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, और अगर एसएस पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और उसमें फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन तो पढ़ सकते हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ड्राफ्टिंग करने को नहीं आएगा। ओके, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ड्राफ्टिंग तो करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। बस कम्युनिकेशन के बारे में आई थिंक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी कि ऑफिस नोट, डीओ लेटर, सर्कुलर्स, ऑफिस मेमोरेंडम, स्पीकिंग ऑर्डर, ऑर्डनरी लेटर्स, पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं और इनका फॉर्मेट क्या होता है। इसके बारे में ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो लोग देखेंगे एसएस पार्ट 2 में, बट शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में इन सब चीज़ों का दूंगा आपको, जिससे कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो एसएस पार्ट 2 में ड्राफ्टिंग का पेपर शिफ्ट हुआ है उसमें एमएफआई भी है, मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इरेगुलरिटी, ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, काउंटर एफिडेविट एंड प्रेसेस राइटिंग। वो इस पेपर में आई थिंक नहीं आने वाली है, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ही आने वाला है। तो कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं बस वही आएगा। तो कम्युनिकेशन जो हम लोग मोस्टली करते हैं ऑफिस में वो या तो डीओ लेटर के थ्रू करते हैं या ऑर्डनरी लेटर के थ्रू करते हैं, ऑफिस नोट, सर्कुलर, ये सब चीज़ें यूज होती हैं। ओके, सो इनके बारे में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं और ये सब चीज़ें हम लोग एसएस पार्ट 2 में देखेंगे। और जो हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू बेस पे आएंगे, तो ड्राफ्टिंग के बारे में उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि ड्राफ्ट कैसे करोगे आप एमसीक्यू में। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑफिस नोट से। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एज इट इज एमसीक्यू बेस्ड पेपर यू विल नॉट बी आस्क्ड टू ड्राफ्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, आप ड्राफ्ट तो कर नहीं पाओगे, तो ड्राफ्टिंग नहीं आएगी यहाँ पर। ओके, रेदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कम्युनिकेशन एंड यूजेस देयरऑफ मे बी आस्क्ड, सो अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर। क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि कौन सा कम्युनिकेशन किस चीज़ के लिए यूज होता है और उसके बारे में जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑफिस नोट। तो ऑफिस नोट बेसिकली होता क्या है कि ऑफिस नोट में क्या होता है कि सपोज एक सेक्शन में कोई ऐसा इशू आया जिसके बारे में डिसीजन लेने में डब्ल्यूओ को डाउट है कि इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। ओके, किसी रूल के इंटरप्रिटेशन को लेके कोई डाउट है, ओके, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके लिए कोई रूल ही नहीं है। ओके, तो उस केस में डब्ल्यूओ जो है, वो सेक्शन इंचार्ज जो है या फिर एसईओ है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकते। वो क्या करते हैं, हायर अथॉरिटीज का डिसीजन या फिर डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शंस सीख करते हैं। ओके, कि हायर अथॉरिटी से जो डिसीजन आएगा उसके बारे में वो हम लोग करेंगे। तो हायर अथॉरिटीज का ओपिनियन, डिसीजन, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन लेने के लिए ऑफिस नोट को यूज किया जाता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में अभी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ऑफिस नोट कब कब यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ऑफिस नोट के बारे में। Purpose of office note is to seek order, directions, instructions on matter on which a particular level is unable to take decision. Suppose कोई ऐसी इशू आ गया जिसमें डिस्क्रिशन यूज करना है, मींस डिसीजन लेना है कि क्या करें क्या ना करें, और लेट्स से डब्ल्यूओ एंड एसईओ उसको लेने में मतलब सक्षम नहीं है, ठीक है, उनके पास वो उतनी पावर नहीं है कि वो उस डिसीजन को ले पाए। तो वो क्या करेंगे, मैटर को ऑफिस नोट के थ्रू ऊपर पुट अप करेंगे और फिर हायर अथॉरिटीज के डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, अब एक तो ये हो गया कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा कोई न्यू मैटर आ गया जिसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर नहीं है या फिर है ही नहीं, तो उस केस में भी डिसीजन हायर अथॉरिटीज से लिया जाता है। सो और व्हेन अ मैटर इज न्यू एंड रिक्वायर्ड डिस्क्रिशन, जहां पर डिस्क्रिशन की नीड है, डिस्क्रिशन मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, विवेकाधिकार, मीन्स जहां पर कोई जिसके बारे में कोई रूल नहीं है, ऑफिसर डिसाइड करेगा अपने डिस्क्रिशन के बेस पे कि क्या करना है। So in such cases, office note is put up in front of the higher authorities. Okay, अब ये कहाँ तक हायर अथॉरिटीज तक जाता है ये डिपेंड करता है हायर अथॉरिटी पे। सपोज कोई एक बात है जिसके बारे में डब्ल्यू डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, उनको लग रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, डब्ल्यू क्या करेंगे, ऑफिस नोट पुटअप करेंगे, साइन करके एसईओ को मार्क कर देंगे, एसईओ को भेज देंगे, ठीक है, एसईओ को मार्क कर देंगे मतलब एसईओ के पास पुटअप करेंगे, ठीक है, फिर एसईओ उस ऑफिस नोट को देखेंगे और देखने के बाद वो अपने व्यूज वहां पर लिखेंगे उसी ऑफिस नोट पे, हैंड राइटिंग में, ठीक है, पेन से लिखेंगे अपने व्यूज। और फिर अगर उनको लगता है कि आगे बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे,
एसीडीए को मार्क कर देंगे, ठीक है, एसीडीए को मार्क कर देंगे, फिर वो चीज़ जाएगी एसीडीए के पास। अब एसीडीए डिसाइड करेंगे कि जो मैटर है वो उनकी पावर के अंदर आता है या उनकी बियॉन्ड पावर है, ठीक है, उनकी पावर से ऊपर है। अगर उनको लगता है कि उनकी जो पावर है उससे ऊपर का मैटर है, तो वो क्या करेंगे, एसीडीए अपने व्यूज़ लिखेंगे और जो भी इंचार्ज होंगे ऑफिस के, लेट्स से डीसीडीए, जेसीडीए, एडिशनल सीडीए, उनको मार्क कर देंगे। अब ये मैटर जाएगा, ऑफिस नोट जाएगा, ज्वाइंट सीडीए, एडिशनल सीडीए जो भी होगा उसके पास जाएगा। फिर वो देखेंगे कि उनके पास कितनी पावर है, जो मैटर है वो उनकी पावर के अंडर में आता है या फिर बियॉन्ड हिज पावर है। तो वो डिसाइड करेंगे अगर उनकी पावर के अंडर में आता होगा, ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैं इस पर डिसीजन ले सकता हूँ, तो वो क्या करेंगे, लिख देंगे अप्रूव्ड या फिर लिख देंगे नॉट अप्रूव्ड, जैसे भी उनका मन होगा, जो भी उनको डिसीजन देना होगा वो वहाँ लिख देंगे, ठीक है। और सपोज उनको लगता है कि ये जो मैटर है उनकी पावर से बाहर का है, तो वो क्या करेंगे, फिर वो पीसीडीओ को मार्क कर देंगे और पीसीडी ऑफिस में भेज दिया जाएगा। तो सेम ऐसे ही ये हायर लेवल तक जाता है जितनी नीड होती है। अगर एसईओ को लगेगा कि हायर रैंक पे जाना है तो वो एसीडीओ को भेज देंगे, अगर एसीडीओ को लगता है कि मेरी पावर में है तो वो अप्रूव कर देंगे, अगर उनको लगता है नहीं है तो वो ऊपर बढ़ा देंगे। ऐसे ही जो ऊपर रैंक पे जो ऑफिसर है वो देखेगा कि मेरी पावर में है या नहीं है, अगर उनको लगेगा कि मेरी पावर के अंदर में है तो वो उसको अप्रूव कर देंगे या फिर अपने व्यूज़ दे देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। अगर उनको लगेगा कि बात मेरे पावर से बाहर की है तो वो उसको ऊपर बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ऑफिस नोट किसी भी लेवल तक जा सकता है एज पर दी जो जिस ऑफिसर के पास गया है उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑफिस नोट का कोई लेवल नहीं होता कि यहीं तक जाएगा, ओके। सो वो ऑफिसर डिसाइड करता है, जिसके पास जाता है वो ऑफिसर डिसाइड करता है, वो खुद उसको अप्रूवल देगा या फिर आगे उसको भेजेगा, ओके। उसके बाद क्या होता है, जब वो फाइनली अप्रूव हो जाता है, सपोज ऑफिस नोट डब्ल्यू ने पुटअप किया, वो एसओ के पास गया, एसओ के बाद एसीडी के पास गया, एसीडी के पास ज्वाइंट सीडी के पास गया, और ज्वाइंट सीडी ने या तो उसको अप्रूव कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जो भी हुआ, फिर वो वापस आ जाएगा डब्ल्यू के पास, ओके। फिर डब्ल्यू क्या करेंगे, जो भी डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ओके। अब इस ऑफिस नोट में एक और भी बात होती है कि ऑफिस नोट में हम लोग किसी और के व्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे एक कोई मैटर था, वो एसईओ के पास गया, ठीक है, एसईओ के बाद वो एसीडी के पास गया। अब एसीडी ने क्या देखा कि इसमें दूसरा सेक्शन भी इन्वॉल्व है, ओके। मतलब एक सेक्शन ने ऑफिस नोट पुटअप किया, लेकिन एसीडी को ये लगा कि इसमें कोई दूसरा सेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो वो क्या करेंगे, एसीडी क्या करेंगे, उस सेक्शन के इंचार्ज को मार्क कर देंगे उनके व्यूज़ के लिए, ठीक है। और फिर उस सेक्शन के जो इंचार्ज है उसमें अपना रिटर्न में व्यूज़ देंगे। ये सब हैंड राइटिंग में चलता है, एक बार जो टाइप हो गया वो टाइप हो गया, फिर नीचे पूरा हैंड राइटिंग में चलेगा। और इस तरीके से ऑफिस नोट इधर उधर घूम भी सकता है कि जो जिसको मार्क कर देगा उसके पास चला जाएगा, ठीक है, फिर वो अपने व्यू लिखेगा, फिर वो मार्क करेगा, फिर उसके पास चला जाएगा। इस टाइप से ऑफिस नोट घूमता रहेगा। इस तरीके से रिटर्न में प्रूफ हो जाता है कि किस किसने क्या क्या ओपिनियन दिया था और बाद में क्या फाइनल डिसीजन हुआ, ओके। सो ऑफिस नोट की बेसिकली अगर फॉर्मेट की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट में बताया जाता है स्टेट्स द फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट मैटर और केस। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जाता है, सबसे पहले ये बताया जाता है कि मैटर है क्या, ओके, मैटर में हो क्या रहा है, क्या इशू आ रहा है। फिर सेकंड पार्ट में क्या बताया जाएगा, रूल पोजीशन, मतलब उस मैटर से रिलेटेड रूल पोजीशन अभी प्रेजेंट में क्या क्या अवेलेबल है, ओके। फिर थर्ड पार्ट होगा, उसमें क्या बताया जाएगा, अवर प्रपोजल, मतलब जिसने ऑफिस नोट पुटअप किया वो अपने प्रपोजल देगा कि वो पॉजिटिव है इस बात को लेके या नेगेटिव है, या वो क्या करना चाहता है। डिसीजन तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेगी, लेकिन जो ऑफिस नोट पुटअप कर रहा है वो अपने व्यूज़ बता देगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम लोग कोई भी लेटर ड्राफ्ट करते हैं, सपोज ऑर्डिनरी लेटर हो गया या फिर डीओ लेटर हो गया, ऑफिस नोट हो गया, उसमें जो भी नंबरिंग की जाती है, पैराग्राफ की नंबरिंग की जाती है, ओके। सो वो सेकंड पैराग्राफ से की जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ पे कभी नंबर 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ से नंबरिंग की जाती है। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, नंबर 2। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ से नंबरिंग करेंगे अगर करनी होगी तो 2, 3, 4, 5, ओके। लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में कभी 1 नहीं लिखेंगे, ओके। अब क्या है ऑफिस नोट, in day-to-day working of a section, many situations will come on which a WO cannot take decision. In such situation, office note is put up for the decision of higher authorities. It keeps you safe in case some dispute arises in future as you took the permission. यहाँ पर क्या है कि अब बात करें, ये तो थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकली बात करें कि जब एज ए WO आप कहीं पे वर्क करेंगे किसी सेक्शन में, तो डे टू डे आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि करना क्या है, ठीक है। रूल पोजीशन क्लियर नहीं है या फिर कुछ ऐसा इशू आ रहा है जिसमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डब्ल्यूज में अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते, चलो ये कर देते हैं या वो कर देते हैं। वो क्या करेंगे, ऑफिस नोट पुटअप करके हायर अथॉरिटी का डिसीजन लेंगे। डब्ल्यू का काम क्या है, ऑफिस नोट पुटअप करके एसईओ के पास भेज दो। अब एसईओ का काम है वो ऊपर भेजता है या फिर अप्रूव करते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको सेफ रखती है। मतलब अगर आप ऑफिस नोट पुटअप करके कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सेफ रखती है। सपोज कहीं आपको पेमेंट करना है, ओके,
किसी को पेमेंट करना है, लेकिन आपको डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि रूल के अकॉर्डिंग पेमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपने सपोज पेमेंट कर दिया और फ्यूचर में कोई टेस्ट ऑडिट वाला आया, इंस्पेक्शन हुआ और आपसे पूछा कि आपने ये पेमेंट क्यों कर दिया, किस अथॉरिटी के बेस पे कर दिया, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप फंस जाओगे। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या करना चाहिए, ऑफिस नोट पुटअप करना चाहिए। ऑफिस नोट पुटअप करो, सारी बात ऑफिस नोट में लिख दो और फिर अपना ऑफिस नोट आगे बढ़ा दो। एसईओ के पास जाएगा, एसईओ के पास एसीडी के पास जाएगा, एसीडीओ को लगेगा कि अप्रूव करना है तो अप्रूव कर देंगे, वरना आगे जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट सीडीए ने सपोज अप्रूव कर दिया, ज्वाइंट सीडीए ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद आप आराम से पेमेंट कर दो। फ्यूचर में अगर कोई भी आता है ना कि आपने ये पेमेंट क्यों करा, तो सीधे उसे ऑफिस नोट दिखा दो कि दिस इज द ऑफिस नोट, हमने पुटअप किया था, परमिशन लेके पेमेंट किया है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऑफिस नोट पुटअप करके ही परमिशन ले लेनी चाहिए। एक और भी केस है, ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सपोज एक कोई ऐसा क्लेम आया किसी का जिसमें आपको लगता है कि पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, सपोज किसी पर्सन का क्लेम आया और आपको लगता है कि इसमें पेमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको इंचार्ज ने बुला लिया अपने केबिन में। ठीक है, ज्वाइंट सीडीए ने अपने केबिन में बुला लिया कि आ जाओ। ठीक है, फिर जब आप केबिन में गए तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ये जो क्लेम आया है ये मुझे ठीक लग रहा है, आप इस पर पेमेंट कर दो। तो आपको क्या करना है, आप जाके पेमेंट कर दोगे। कल को जो ज्वाइंट सीडीए हैं या जो भी इंचार्ज हैं, डीसीडीए, ज्वाइंट सीडीए जो भी हैं, वो कल को ट्रांसफर होकर किसी और ऑफिस में चले जाएंगे। पेमेंट किया है आपने और एसईओ ने मिलके, आप लोग फंस जाओगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस केस में क्या करना है, अगर कोई हायर अथॉरिटी आपसे बोल रही है कि आप इस केस में पेमेंट कर दो और आपको लग रहा है कि ये डाउटफुल है, यहाँ पेमेंट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, एक ऑफिस नोट पुटअप करो, उसमें सारा जो क्लियर लिख दो, जो भी फैक्चुअल पोजीशन है उसको लिख दो क्लियर कि ऐसी ऐसी बात है, रूल पोजीशन ये है, अब आप अपना बता दो मुझे क्या करना है। और उस केस में वही ज्वाइंट सीडीए जब आपको ऑफिस नोट पे परमिशन दे दें तो आप बेधड़क होकर पेमेंट कर दो, क्योंकि आपने परमिशन ले ली है, अब आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उनके सिर्फ कहने पे पेमेंट कर दिया तो फ्यूचर में रिस्क है। ठीक है, तो ऑफिस नोट इस काम भी आता है। अब एक एग्जांपल मैंने ये अभी ड्राफ्ट किया है ऑफिस नोट, लेट्स से एक लगेज क्लेम के बारे में है। ठीक है, लगेज क्लेम क्या है, एक पर्सन था, मैं आपको केस बता रहा हूँ, ये एक इमेजिनरी केस है मैंने बनाया है। ठीक है, एक कोई पर्सन है जिसका ट्रांसफ़र हुआ जयपुर से दिल्ली। ठीक है, उसका ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। अब उसको क्या करना चाहिए, उसका ट्रांसफ़र हुआ है जयपुर से दिल्ली, तो उसको अपना जितना भी लगेज है, जो उसका सामान है, हाउस होल्ड गुड्स हैं, उनको लेके जयपुर से दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन उस पर्सन ने क्या किया कि जयपुर से दिल्ली जो 400 किलोमीटर है, ठीक है, जयपुर से दिल्ली 400 किलोमीटर है, वहाँ लगेज ना ले जाके जयपुर से अपने घर ले गया लगेज मतलब अपना जो उसका होम टाउन है वहाँ ले गया। होम टाउन था उसका आसाम में, तेजपुर आसाम में। ठीक है, तो जो उसे जयपुर से दिल्ली तक 400 किलोमीटर क्लेम करना चाहिए था, उसने क्या करा, वो जयपुर से आसाम ले गया और 2500 किलोमीटर का क्लेम किया। ओके, मतलब 400 किलोमीटर के प्लेस पे उसने 2500 किलोमीटर का क्लेम कर दिया, क्योंकि वो जयपुर से दिल्ली जाने की जगह अपना सामान जयपुर से ले गया आसाम, तेजपुर, अपने घर ले गया। उसका क्लेम आया सेक्शन में। ठीक है, उसका क्लेम सेक्शन में आया तो देखा कि इसको जाना चाहिए जयपुर से दिल्ली, ले गया ये सामान जयपुर से आसाम, तो उसका ऑडिट किया गया और ऑडिट करके उसको जयपुर से दिल्ली तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब जयपुर से दिल्ली तक जितने पैसे उसके बनने थे उतने पैसे उसको दे दिए गए। ठीक है, और पास कर दिया गया क्लेम। ओके, जयपुर में उसकी पोस्टिंग थी, उसका ट्रांसफर आया दिल्ली, उसको दिल्ली जाना चाहिए था। ठीक है, बट क्या हुआ, वो जयपुर से दिल्ली ना जाके वो अपना लगेज ले गया अपने घर पे। कहाँ पे, आसाम। ओके, जयपुर से दिल्ली ओनली 400 किलोमीटर था और वो घर पे लगेज ले गया 2500 किलोमीटर, और उसने उतना ही अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख क्लेम कर दिया। ठीक है, 1.5 लाख क्लेम कर दिया। और अगर वो जयपुर से दिल्ली जाता, मतलब उसकी पोस्टिंग जयपुर से दिल्ली हुई थी और जयपुर से दिल्ली जाता, तो क्लेम बनता लेट्स से 50,000 का क्लेम बनता। अब उसने क्या किया, असम ले गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 टाइम्स डिस्टेंस हो गई, 1.5 लाख का क्लेम कर दिया। तो ऑफिस में जब वो क्लेम आया तो ऑफिस में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया जयपुर से दिल्ली, और लेट्स से फॉर एग्जांपल 40,000 पेमेंट कर दिया गया उसको। ठीक है, जो भी ऑडिट था ऑडिट कर आके उसको 40,000 पेमेंट कर दिया गया। अब क्या हुआ, उस इंडिविजुअल ने सीपी ग्राम कर दिया। ठीक है, ग्रीवेंस एप्लीकेशन डाल दी कि मैंने जो क्लेम भेजा था उसमें 1.5 लाख क्लेम किया था, लेकिन मुझे 40,000 दे दिया गया है। ठीक है, मैं जयपुर से दिल्ली इसलिए सामान नहीं ले जा पाया क्योंकि दिल्ली में उस समय गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं थे
ओके। और दिल्ली में बाहर रहने के लिए, मतलब वो रेंट पे भी बाहर ले सकता है दिल्ली में, तो उसने बोला कि बाहर मुझे रेंट पे रहने की परमिशन नहीं मिली। ओके। और उसने दोनों चीज़ों का सर्टिफिकेट लगा दिया कि उस टाइम क्वार्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे, इस चीज़ का भी सर्टिफिकेट लगा दिया, और उसको बाहर रहने की मतलब आउट लिविंग परमिशन नहीं मिली, इसका भी सर्टिफिकेट लगा दिया, दोनों सर्टिफिकेट लगा दिए। और उसने बोला इसलिए मुझे अपना सामान असम ले जाना पड़ा। ओके। उसने ये जस्टिफिकेशन दिया और उसने बोला कि जो रूल 73 है टीआर मतलब ट्रैवल रेगुलेशन 2014 का, इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल होम टाउन अपना लगेज ले जा सकता है अगर उसको न्यू ड्यूटी स्टेशन मींस उसका जो नई पोस्टिंग की जगह है वहां पर उसे गवर्नमेंट क्वार्टर ना मिले और उसको वहां पर बाहर रहने की परमिशन ना मिले, तो वो अपना कहाँ करे लगेज, मतलब कहाँ ले जाएगा, तो वो होम टाउन ले गया, इसलिए रूल 73 के अंडर में। अब ये ग्रीवेंस एप्लीकेशन हम लोगों के पास आई, मतलब सीपी ग्राम हम लोगों के पास आया। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि 40,000 तो हम लोग पहले ही पे कर चुके हैं, अब उसको 1.5 लाख ये वाला अमाउंट भी पे करना है या नहीं करना है, मतलब 40,000 तो पहले ही पे कर चुके हैं, तो 1.10 लाख मतलब 1,10,000 और पे करना है या नहीं करना है। अब इस बात का डिसीजन डब्ल्यू नहीं ले पा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रूल 73 है उसमें क्लियरली कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि क्या क्या कंडीशन है जिसपे आपको जयपुर से लेके मतलब अपने ड्यूटी स्टेशन से लेके होम टाउन तक का क्लेम मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू कंफ्यूज है कि 40,000 जो क्लेम कर चुके हैं उसको 1,10,000 रुपये दें या नहीं दें। कहीं ऐसा ना हो कि 1,10,000 रुपये और दे दें और बाद में कुछ इंस्पेक्शन वगैरह हो या टेस्ट ऑडिट आए, बोल दे कि आपने पहले तो इतना क्लेम किया था फिर इतना क्यों कर दिया, कुछ इशू है या फिर क्या है, रूल्स रेगुलेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, ऐसे मतलब क्वेश्चन करने लगे मल्टीपल। तो इस केस में सेफ क्या तरीका है, इसका सेफ मेथड यही है कि ऑफिस नोट पुट अप करो, हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन लो और उस केस को सॉर्ट आउट कर दो एज पर द डिसीजन ऑफ हायर अथॉरिटी। ओके। अब देखो यहाँ पर मैंने इसी केस के ऊपर एक ऑफिस नोट अभी ड्राफ्ट किया है, इसका फॉर्मेट देख लो। सबसे ऊपर होता है ऑफिस नोट, सबसे ऊपर लिखते हैं ऑफिस नोट। ओके। फिर लिखते हैं उसका नंबर, मतलब एक तरीके से जो आपने एक फाइल मेंटेन की होगी ना ऑफिस नोट की, उस फाइल का नंबर AN मिसलेनियस 2025 वॉल्यूम 2। ओके। डेट क्या है 4/24। ओके। यहाँ पर डेट का जो है ना डे लिखने का स्पेस मैंने छोड़ दिया, मंथ लिख दिया और ईयर लिख दिया, क्योंकि जिस दिन ऑफिस नोट अप्रूव होगा वो वाली डेट यहाँ पर लिख देंगे बाद में, क्योंकि देखो डब्ल्यू के बाद एसयू के पास जाएगा, एसयू के बाद ACDA, ACDA के बाद जॉइंट CDA, तो पता नहीं उसमें 2 या 3 दिन लग जाए, तो जिस दिन ऑफिस नोट अप्रूव होगा वो वाली डेट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। सब्जेक्ट सबसे पहले ऊपर ऑफिस नोट आता है, यहाँ नंबर एंड डेट आता है, फिर यहाँ पर आता है सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है, सो लगेज क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मी नंबर दिस JC 123456 सूबेदार राहुल सिंह। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने बताया था ऑफिस नोट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बताते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस, की केस है क्या आखिर। ठीक है, क्योंकि जो इंचार्ज हैं जो भी ऑफिस नोट को अप्रूव करेंगे उनके पास तो पूरा ऑफिस है ना, तो वो उनको क्लियरली सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, उनको थोड़ी सा कुछ पता होता है कि क्या चल रहा है, आप तो सेक्शन में हैं, आपको सब पता है, लेकिन इंचार्ज तो हर सेक्शन से डील करते हैं, तो आपके सेक्शन में पर्टिकुलरली क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो उनको नहीं पता होगी, तो ऑफिस नोट में पूरी बातें सब चीज़ें लिखनी होती हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने फैक्ट ऑफ द केस लिखा है पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, रूल पोजीशन, जो भी रूल पोजीशन है उस चीज़ से रिलेटेड। फिर थर्ड पार्ट में अपना ओपिनियन लिखा है, और फिर ऑर्डर्स के लिए उनसे बोला है कि सबमिटेड फॉर योर ऑर्डर्स प्लीज, आप ऑर्डर दीजिए, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, अ CP ग्राम ग्रीवेंस डेटेड 26/3/24 इन रिस्पेक्ट ऑफ एवर मेंशन्ड इंडिविजुअल हैज बीन रिसीव्ड इन दिस ऑफिस। ठीक है, एक CP ग्राम मिला है इस पर्सन से। द इंडिविजुअल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एंड ट्रांसपोर्टेड हिज लगेज टू हिज होम टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। इंडिविजुअल का ट्रांसफर हुआ जयपुर से दिल्ली, और वो जयपुर से दिल्ली सामान ले जाने की जगह अपना होम टाउन तेजपुर असम में ले गया। ठीक है, द लगेज क्लेम रिसीव्ड वाइट 71 RR इन्फेंट्री बटालियन लेटर नंबर डेटेड दिस। अब जो लगेज क्लेम आया था इस लेटर के थ्रू 25 Feb को, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, क्योंकि उसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, इसलिए ऑफिस ने उस क्लेम को जयपुर से दिल्ली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड अकॉर्डिंगली अमाउंट ऑफ ₹40,000 वॉज क्रेडिटेड इनटू IRLA ऑफ द इंडिविजुअल इन द मंथ ऑफ March 24 MPS एनक्लोज्ड, और उसको पेमेंट कर दिया जयपुर से दिल्ली रिसीव करके, और मार्च 2024 में उस 40,000 का पेमेंट भी हो चुका है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कि पेमेंट हो चुका है, जो मंथली उनका जो पे स्लिप आती है ना MPS, उसको एनक्लोज कर दिया ऑफिस नोट के साथ, मतलब ऑफिस नोट के जो एनक्लोजर होते हैं उसमें लगा दिया, इसको एनक्लोज कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया कि MPS एनक्लोज्ड फ्लैग A, मतलब फ्लैग A, उसको एनक्लोज करा, उस पर फ्लैग लगाया, उस पर लिख दिया A, मतलब फ्लैग A पे एनक्लोज्ड है वो MPS। ओके, सो FA का मतलब क्या हो गया, जो MPS है उसका वो फ्लैग A पे एनक्लोज्ड है। अब वो जैसे ऑफिस नोट देखेंगे उन्हें फ्लैग A देखेगा, अगर उसको ओपन करेंगे तो वहाँ MPS उनको मिलेगा। ओके,
फिर आगे क्या है, इंडिविजुअल वाइड हिज सीपीग्राम एप्लीकेशन क्लैरिफाइड दैट एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग गवर्नमेंट क्वार्टर्स वाज नॉट अवेलेबल इन दिल्ली। ठीक है, इंडिविजुअल ने सीपीग्राम के थ्रू बोला कि जब मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर दिल्ली में, उस समय गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं थे वहाँ पर, एंड आउटलिविंग परमिशन वाज डिनाइड ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, और आउटलिविंग परमिशन भी उसको नहीं मिली वहाँ बाहर रहने की सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, मतलब आर्मी ने उसको अलाउ नहीं किया कि आप बाहर रहो। ठीक है, हैंस ही हैड टू शिफ्ट लगेज टू हिज होम टाउन, इसलिए उसको लगेज जो है वो दिल्ली लाने की जगह अपने होम टाउन शिफ्ट करना पड़ा। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर्स एंड डिनाइल ऑफ आउटलिविंग हैज बीन फर्निश्ड बाय द इंडिविजुअल। जो सर्टिफिकेट था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर का और आउटलिविंग का, उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया और उसको एनक्लोज कर दिया है उसने। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड कर दिया है ऑफिस में, तो उसको भी हम लोगों ने ऑफिस नोट के साथ लगा दिया। कहाँ पर, FB फ्लैग B पे, मतलब पहले MPS उसका एनक्लोज किया था यहाँ पर फ्लैग A पे, फिर क्या करा उसके पीछे उसका जो सर्टिफिकेट का पेज था उसको भी एनक्लोज कर दिया, उस पर लिख दिया फ्लैग लगा के B। ओके, अब ये फैक्ट ऑफ द केस हो गया, फैक्ट ऑफ द केस कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 में हम लोग आते हैं रूल पोजीशन में। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूल 3 ऑफ द ट्रैवल रेगुलेशन 2014 FC, मतलब जो उस बुक का रूल 3 का पेज था ना, उसका भी हम लोगों ने प्रिंट आउट निकाल के और इसी ऑफिस नोट के साथ एनक्लोज कर दिया, और वहाँ क्या लिख दिया, फ्लैग C, उस फ्लैग लगा के फ्लैग C लिख दिया, क्योंकि इंचार्ज पूरे ऑफिस से डील करते हैं, तो उन्हें हर सेक्शन में कौन कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं थोड़ी पता होंगे, तो उस बुक का जिस पेज पे ये रूल लिखा था उस पेज का प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया, साथ में से इंचार्ज हैंड टू हैंड देख लेंगे क्या रूल है अगर वो पढ़ना चाहें तो, वरना आपको बुलाएंगे कि TR 2014 लेके आओ, उसका रूल बताओ कहाँ है, इससे बढ़िया पहले ही लगा दो। ठीक है, सो रूल 3 की जगह यहाँ पर आएगा रूल 73। ओके, यहाँ पर आएगा रूल 73, रूल 73 of Travel Regulation 2014 FC clearly states that if quarters are not available at the new duty station, मतलब न्यू ड्यूटी स्टेशन मतलब जहाँ इंडिविजुअल का ट्रांसफर हुआ है, एंड इफ आउटलिविंग परमिशन इज नॉट ग्रांटेड द इंडिविजुअल कैन ट्रांसपोर्ट हिज लगेज टू हिज होम टाउन, कि अगर उसको क्वार्टर ना मिले, उसको आउटलिविंग परमिशन भी ना मिले, तो वो अपना जो लगेज है वो अपने होम टाउन शिफ्ट कर सकता है। ये रूल 73 बताता है, ये हम लोगों ने ऑफिस नोट में बता दिया कि रूल पोजीशन ही है। अब हम लोग इंचार्ज से पूछेंगे, मतलब अब हम लोग अपने व्यूज़ देंगे और इंचार्ज से परमिशन लेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में अपना व्यूज़ कैसे देते हैं और कैसे इंचार्ज की परमिशन के लिए हम लोग आस्क फॉर करते हैं। इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग दिस सेक्शन इज ऑफ द ओपिनियन, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए, ऊपर की सब चीज़ों को देखते हुए इस सेक्शन का क्या ओपिनियन है। दिस सेक्शन इज ऑफ द ओपिनियन दैट द लगेज क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ एवर मेंशन्ड इंडिविजुअल फ्रॉम जयपुर टू हिज होम टाउन may be admitted if the competent authority is agreed to submit it for your orders please। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, ऊपर की सब चीज़ें देखते हुए इस सेक्शन का ओपिनियन ये है कि उस पर्सन को जयपुर से लेके उसके होम टाउन तक लगेज क्लेम का पैसा दिया जा सकता है इफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज एग्री टू, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्री करती है तो। सबमिटेड फॉर योर ऑर्डर्स प्लीज, यहाँ पर जो है इस जगह पे WO अपना साइन करेंगे, WO को जो भी साइन होगा यहाँ साइन करेंगे और फिर वो SAO को मार्क कर देंगे। फिर SAO क्या करेंगे, अगर उनको लगता है कि उनको इसमें कुछ ऐड करना है तो वो यहाँ पर हैंड राइटिंग में अपना लिखेंगे और फिर पहले तो यहाँ साइन करेंगे, फिर हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर साइन करके क्या करेंगे ACDA को मार्क कर देंगे कि फिर ACDA के पास जाएगा। ACDA क्या करेंगे, उनको लगता है ऐसे ऑफिस नोट ना नीचे की साइड चलता रहता है। अब यहाँ पर तो स्पेस नहीं है नीचे जाने का, लेकिन पेज के नीचे चलता रहेगा, पेज खत्म हो जाएगा तो पेज के बैक साइड में चलेगा। ऑफिस नोट चलता ही रहता है जब तक अप्रूव नहीं होता या रिजेक्ट नहीं होता फाइनली। तो ACDA के पास जाएगा SAO के बाद, फिर ACDA क्या करेंगे, यहाँ पर ACDA को मार्क किया है, ACDA यहाँ पर अपना अगर उन्हें लगता होगा कि व्यूज़ देना है तो वो यहाँ पर अपना व्यूज़ लिखेंगे। अगर उनको लगता होगा कि मैं ये अप्रूव कर सकता हूँ तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अप्रूव्ड और साइन कर देंगे। अगर उनको लगता है कि आगे जाना है तो वो क्या करेंगे, अपने व्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे और फिर मार्क कर देंगे ज्वाइंट CDA या फिर जो भी DCDA जो होंगे उनके पास। फिर ये ज्वाइंट CDA के पास जाएगा, फिर सेम उनको वो करेंगे। अगर उनको लगता है कि वो अप्रूव कर सकते हैं तो वो अप्रूव करेंगे, अगर उनको लगता है रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट करेंगे, और अगर उनको लगता है कि ऊपर भेजना है PCDA के पास तो PCDA के पास भेजेंगे। तो ऐसे ऑफिस नोट चलता रहता है। और फाइनली जब वो अप्रूव हो जाता है, अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अप्रूव हो जाएगा कि अप्रूव्ड तो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे कि रिजेक्टेड दिस पेमेंट कैन नॉट बी मेड तो आप लोग उसको फिर पेमेंट नहीं कर सकते। अब इस पर क्या हुआ, अगर आपने ऑफिस नोट पुट अप करके परमिशन ले ली, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो आप
कंप्लीटली सेफ हो, क्योंकि आपने हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन से ही पेमेंट किया है। और अगर आप क्या करते हो कि आपके सेक्शन में ये केस आया और आपने अपने आप ही डिसीजन ले लिया कि चलो पेमेंट कर देते हैं, और फ्यूचर में कुछ इशू हो गया तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे। तो इसलिए ऑफिस नोट इसलिए भी मोस्टली यूज होता है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए भी यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो पेपर 3 में पॉइंट 9 उसमें फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में बस आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, ड्राफ्टिंग तो आने वाली नहीं है, पर मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। लेकिन जब इसी चीज़ को हम लोग एसएएस पार्ट 2 में ड्राफ्टिंग वाले पेपर में पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, और ये देखेंगे कि इसको कैसे ऑफिस नोट को हम लोग और कैसे बेटर कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर होता है इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग, सो इन व्यू ऑफ द एबव, ऐसी 8-10 लाइन्स होती है जो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। हर बार एक ही लाइन लिखने की जगह अलग अलग लाइन यूज करें। यहाँ पर लिखा है सबमिटेड फॉर ऑर्डर्स, इसकी जगह भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सबमिटेड फॉर योर पेरोल प्लीज, सबमिटेड फॉर योर ऑर्डर्स एंड नेसेसरी डायरेक्शंस इन दिस रिगार्ड, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही इसको स्टार्ट करने का भी तरीका डिफरेंट हो सकते हैं, पर वो हम लोग ड्राफ्टिंग वाले पेपर में देखेंगे। ओके, क्योंकि हर बार आप एक जैसा ऑफिस नोट लिखेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, तो अलग अलग टाइप के ऑफिस नोट लिखने में बढ़िया लगता है। तो ये ड्राफ्टिंग वाली चीज़ हम लोग ऐसे पार्ट 2 में देखेंगे। अभी बेसिक चीज़ें मैंने आपको ऑफिस नोट के बारे में बताई, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डीओ लेटर, देन फिर ये सब चीज़ें देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।